वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट और इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो है एल्केन। आज जो हम लेंगे उसमें एल्केन के फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले हम लेते हैं एल्केन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर एल्केन के जो प्रथम 4 सदस्य हैं वो सब रंगीन और गंधहीन गैसें होती है। इसके अलावा एल्केन अध्रुवीय यौगिक है, इसलिए ये ध्रुवीय विलायक जो होते हैं वाटर, इथेनॉल, इन सब में अघुलनशील है। क्योंकि ये अध्रुवीय है इसलिए ये अध्रुवीय विलायक जो होते हैं उनके अंदर घुलनशील है। अध्रुवीय विलायक में कौन से आते हैं? जैसे बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अध्रुवीय यौगिक है और अध्रुवीय विलायकों में ही ये विलयशील होते हैं। इसके अलावा सम संख्या कार्बन परमाणुओं वाली एल्केनों के गलनांक विषम संख्या वाली एल्केनों से अधिक होता है। ठीक है ना। जिसके अंदर सम संख्या वाले कार्बन परमाणु वाले एल्केन जो होंगे उनके गलनांक विषम संख्या वाले एल्केनों से अधिक होते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु की विषम संख्या होने पर श्रृंखला के दोनों सिरे एक ही तरफ स्थित होते हैं, जबकि सम संख्या होने पर ये एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं। एल्केन में कार्बन परमाणु की सम संख्या होने पर वे क्रिस्टल में ज़्यादा पास तरीके से पैक हो जाते हैं और पास पैक होने के कारण उनके गलनांक अधिक होते हैं। जबकि विषम संख्या वाले एल्केन के अंदर क्रिस्टल की पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, इस कारण से उनके गलनांक कम होते हैं। तो ये तो था इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि इनकी मेन है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए कि एल्केन बहुत स्टेबल और बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसका कारण है इनकी स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें केवल कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन 2 ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं और ये दोनों बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम कहेंगे कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, कि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्योंकि इसके अंदर एक तो बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, उसके तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है 83 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा जो बॉन्ड है वो है कार्बन हाइड्रोजन का, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 99 किलो कैलोरी पर मोल। तो दोनों की जो बॉन्ड एनर्जी है, दोनों बॉन्ड की कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, उन दोनों की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव अक्रिय होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। इसके लिए हमें विशेष परिस्थितियों की ज़रूरत होती है और उसके अंदर ये रिएक्शन करते हैं। तो एल्केन की जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आता है हेलोजनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, कम्ब्यूशन। ये इसकी कुछ मेन रिएक्शंस हैं जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हेलोजनेशन। ये जो रिएक्शन है वो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर हम एक बार वापस ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, इसलिए हमने इसको यूनिट फर्स्ट के अंदर डिटेल के अंदर लिया था। पर क्योंकि ये एल्केन की रिएक्शन है इसलिए हम इसको यहाँ पर एक बार वापस लेंगे कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि से। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप वो जो है वो सेकंड स्टेप है, और थर्ड जो स्टेप होता है वो चेन एंडिंग स्टेप। ये हम एक बार पहले ले चुके हैं। ये जो हेलोजनेशन वाली रिएक्शन है ये उच्च ताप या फिर सनलाइट में होती है कि उस समय एल्केन हेलोजन से रिएक्शन करके हेलोजन डेरिवेटिव बनाता है। ये यहाँ पर हमने लिया है कि कोई भी एल्केन उसके हेलोजन से रिएक्शन करवाई, टेम्परेचर हाई होना चाहिए या फिर सनलाइट होना चाहिए, उस समय एक हाइड्रोजन
जो है वो रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से और ये हेलो एल्केन बनते हैं। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरीके से होता है, फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन Cl2, फिर Br2 और आयोडीन। ये यहाँ पर हमने इसकी हेलोजनेशन रिएक्शन ली है। इसकी आगे मैकेनिज़्म भी लेते हैं और हमने यहाँ पर इसको मैकेनिज़्म को भी लिया कि पहला स्टेप होगा इसका चेन इनिशिएटिंग स्टेप, दूसरा प्रोपोगेटिंग स्टेप और तीसरा एंडिंग स्टेप। सेकंड जो रिएक्शन है इसकी वो है नाइट्रेशन। इस नाइट्रेशन के अंदर इसमें हाइड्रोजन एटम हटता है और एक नाइट्रो NO2 ग्रुप इसके अंदर जुड़ जाता है। तो NO2 ग्रुप हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने हेक्सेन का एग्जाम्पल लिया, ये हाइड्रोजन हटा और NO2 ग्रुप लग गया और नाइट्रोहेक्सेन इसके अंदर बनती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है वो है इसकी सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में एक SO3H ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। ये N हेक्सेन हाइड्रोजन हटा SO3H से और हेक्सेन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसकी वो है क्लोरो सल्फोनेशन। इस क्लोरो सल्फोनेशन इसमें भी हाइड्रोजन क्लोरोसल्फोनिक एसिड ग्रुप द्वारा रिप्लेस होता है और ये क्लोरोसल्फोनिक ग्रुप हाइड्रोजन की जगह पे लग जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन इसके अंदर आती है वो है कंब्यूशन दहन। ये रिएक्शन एयर की प्रेजेंस में होती है कि इसमें एल्केन का दहन होता है और जब दहन हो रहा है, जल रहा है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और उसके साथ साथ कुछ ऊष्मा निकलती है, उसको हम दहन ऊष्मा कहते हैं। तो ये रिएक्शन एयर की प्रेजेंस में होती है और वाटर और H2O के साथ इसमें दहन ऊष्मा भी निकलती है। किसी भी हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में उसका सारा जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और जो हाइड्रोजन होता है वो वाटर के फॉर्म में मुक्त होता है। कि जहाँ कहीं भी हम कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन का दहन हो रहा है, उसका मतलब हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और कार्बन है, तो कार्बन तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है वाटर के अंदर। तो इन दोनों फॉर्म में ये कार्बन और हाइड्रोजन मुक्त होते हैं और इन दोनों कंपाउंड के बनने में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। इसलिए किसी एल्केन के पूर्ण दहन में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन काम में आती है उसके बेस पर हम एक एल्केन की पहचान करते हैं कि कौन सी एल्केन है। तो जितनी ऑक्सीजन काम में आएगी उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि इसमें कौन सी एल्केन है। तो इसके लिए एक और हम जानते हैं कि जो एल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू ज्ञात कर लें तो हम बता सकते हैं कि कौन सी एल्केन है। उसके लिए फॉर्मूला दिया है कि एल्केन का आयतन अपॉन ऑक्सीजन का आयतन बराबर 1/3n+1/2 बराबर 2/3n+1। इससे हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं और उससे हम फिर इसको एल्केन को पहचान लेते हैं। इसके अलावा भी ये तो थी इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। उसके अंदर हमने ली हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन और कंब्यूशन। इसके अलावा भी इसकी कुछ रिएक्शंस हैं और उसके अंदर आता है पायरोलिसिस, जो कि कहलाता है इसके तापीय अपघटन या भंजन रिएक्शन। उसके अलावा आइसोमेरेशन, समावेवीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन भी इसकी होती है और वो रिएक्शंस भी हम इसमें लेते हैं कि जो तापीय अपघटन है उसमें एल्केनों को हीट करते हैं और उसके बाद वो अपघटित होकर अपने से निम्नतम हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसा इसका नाम है तापीय अपघटन, कि उच्च ताप पर एल्केनों को गर्म किया जाता है और वो निम्नतर हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ये इसमें एग्जाम्पल लिया है कि प्रोपेन, इसका तापीय अपघटन किया तो ये लास्ट में एथीन
और मीथेन ये बना देती है। तो यहाँ पे था 3 कार्बन एटम वाले, बाद में बनते हैं वो 2 और 1 कार्बन। तो उच्चतर से निम्नतर हाइड्रोकार्बन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही समावयवीकरण और इसकी जो लास्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन, कि उसके अंदर हम इसका एल्केनों का पूर्ण ऑक्सीकरण, तो इनका दहन है जो कि अपन ने अभी पहले लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न परिस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्केन विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। यदि एल्केनों को धात्विक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर जलाया जाए तो उनका ऑक्सीकरण होकर एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड बनता है। तो जब हम इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उस समय इसके का एल्कोहल, एल्डिहाइड और लास्ट में ये एसिड ये बनाते हैं। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी जो हमने यहाँ पर ली है। इसके बाद जो हम इसके अंदर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के अलावा इसके अंदर जो आता है वो है रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। जो एल्केन है इनका अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। ये क्या होता है? रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम कि किसी रिएक्शन के होने में एनर्जी चेंज किस प्रकार से आता है, इसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आसानी से समझा सकते हैं। कि कोई भी जो रिएक्शन होती है, हम जानते हैं कि रिएक्शन होने में एनर्जी में चेंज आता है, या तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से किससे? प्रोडक्ट से। तो किसी भी रिएक्शन के होने में एनर्जी चेंज जो आएगा उसको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझाते हैं और उसी को हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। अब हम यहाँ पर ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लेते हैं और उससे इसको समझाएंगे। ये यहाँ पर 2 डायग्राम लिए हैं, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड। जो फर्स्ट डायग्राम है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है कि ऊष्मा शोषी, कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। तो पहला जो डायग्राम है वो है एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी रिएक्शन के लिए, और जो दूसरा डायग्राम है वो है एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन के लिए, कि उसके अंदर ऊष्मा रिलीज होती है। तो ये 2 डायग्राम यहाँ पर हम लेते हैं और इससे इसको समझाते हैं। जो पहला वाला है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो धनात्मक होगी। दूसरे डायग्राम के अंदर जो है वो ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन के लिए है। उस वाले में रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से कम है, इसलिए इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसलिए प्रोडक्ट बनते समय एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर कम होती है इसलिए। तो एल्केन के हैलोजनेशन को भी हम इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से ही समझा सकते हैं, कि जो हमने हैलोजनेशन रिएक्शन ली है उसको हम इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझाएंगे। ये नीचे जो हमने लिया है वो एल्केन का हैलोजनेशन रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम है। इसके अंदर जो ये रिएक्शन लेते हैं उसमें एल्काइल फ्री रेडिकल बनने में ऊर्जा उच्चतम शीर्ष पर है। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो बताया है कठिन पद, क्यों है ये कठिन पद? क्योंकि यहाँ पर एल्काइल फ्री रेडिकल जो बनता है वो उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, वो ऊर्जा उच्चतम शीर्ष पर है, इसलिए ये वाला जो पद होता है वो बहुत कठिन होता है। इसके बाद जैसे ही एल्काइल फ्री रेडिकल बन जाता है ये आसानी से एल्काइल हैलाइड बना लेता है। बस ये जो फ्री रेडिकल है एल्काइल फ्री रेडिकल यही थोड़ा मुश्किल से बनता है, उसके बाद वो एल्काइल हैलाइड तो इजीली बना लेता है।
तो ये यहाँ पर ये लिया है कि ये एल्काइल हैलाइड जो है वो कैसे इसके अंदर बनता है, और ये जो रिएक्शंस है वो यहाँ पर जो हमने हेलोजिनेशन की रिएक्शन ली थी उससे हमने इसको बताया, ये इन पदों में होती है। और ये यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप है वो थोड़ा सा कठिन है। इसके बाद हम लेते हैं कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ पद लेते हैं जो हमारे काम में आते हैं। उसके अंदर पहला जो है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी बैरियर को पार करना होता है, उससे उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है। इन एनर्जी के बैरियर को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो इनके अंदर काम में आते हैं। उसके अंदर सबसे पहला हमने लिया है सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उसको कंप्लीट होने के लिए कुछ एनर्जी को पार करना होता है। वो जो एनर्जी बैरियर होते हैं वो ये एनर्जी बैरियर को जो पार करते हैं उसके में जो एनर्जी का जो चेंज आएगा, अब एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होगी, या तो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी हो सकती है। और इन एनर्जी बैरियर को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अतः ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं जो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में आवश्यक हो और क्रियाकारी या अभिकारकों के परस्पर टकराव द्वारा मुक्त होती है। इसके को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर? मीथेन और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर HCl और मिथाइल फ्री रेडिकल बनाते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर कि जो मीथेन है उसकी रिएक्शन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में होती है और उससे HCl और मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। इस रिएक्शन को हम डायग्राम से समझाते हैं। इस रिएक्शन को अगर देखें तो इसमें मीथेन में एक CH3H बंध जो है वो बॉन्ड तो टूटेगा, और एक नया प्रोडक्ट की साइड में देखिए, प्रोडक्ट की साइड में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? HCl और फ्री रेडिकल बन रहा है। तो बॉन्ड कौन सा बना? HCl। टूटा कौन सा? CH3 और H वाला। तो जो बॉन्ड टूट रहा है CH3H बॉन्ड, उसको तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो नया बॉन्ड बन रहा है प्रोडक्ट साइड में, वो जो बॉन्ड बना है वो है H और Cl के बीच में, उसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है 103 किलो कैलोरी पर मोल। तो तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ी 104 किलो कैलोरी पर मोल, और बनने में जो रिलीज़ हुई वो थी 103 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए केवल 1 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता ही होती है, किंतु ऐसा नहीं होता है कि इधर बॉन्ड टूटा और इधर नया बना। ये ऐसे एकदम साथ साथ नहीं होते हैं। इस कारण से इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दोनों एकदम साथ साथ नहीं हो रहे हैं। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी की इसको कितनी ज़रूरत होती है ये देखा गया है, 4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की इसके लिए आवश्यकता होती है। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी की इसको ज़रूरत हुई उसको हम सक्रियण ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 104 और 103 थी, 1 किलो कैलोरी की ही थी, पर ये दोनों एकदम साथ साथ नहीं होते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को होने के लिए थोड़ी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाई है। इसी तरीके से हम ये तो हमने मीथेन और क्लोरीन के लिए समझाया, सेम इसी तरीके से मीथेन और ब्रोमीन को भी हम समझा सकते हैं। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाता है। ये इस डायग्राम के अंदर इसके लिए बताया है। इसके बाद हम जो लेते हैं वो है ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स।
इसको भी हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ा है कि संक्रमण अवस्था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्थिति होती है और ये अनस्टेबल और बहुत ही क्षणिक होती है, बहुत एक क्षण के लिए ये रिएक्ट बनती है। तो जब क्षण के लिए बनी तो ये अनस्टेबल होती है। और यदि कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है तो उसके अंदर इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ये इसको अगर हम कहें तो ये कहें ये पदों के बीच में बनते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है तो कई सारे स्टेप्स में होती है, तो स्टेप के बीच में की जो अवस्था आती है वो इंटरमीडिएट कहलाते हैं, मध्यवर्ती। ये हमने डिटेल के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर लिए थे, पर क्योंकि यहाँ पर भी ये टर्म्स यूज़ आ रही है इसलिए हमने इसको एक बार शॉर्ट में यहाँ पर वापस लिया। तो ये था हमारे एल्केन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और उसके साथ साथ में ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल्स और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। थैंक यू।